नमस्कार। आज भी ज़्यादातर लोग यही जानते हैं, यही समझते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी होने से बचा सकते थे, पर उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने भगत सिंह को फांसी होने से नहीं बचा। पर अगर मैं ये कहूँ कि भगत सिंह ने खुद अपनी मौत को चुना था, तो भगत सिंह जानते थे कि असेंबली में बम ब्लास्ट करने से उनको फांसी भी हो सकती है, पर उसके बाद भी उन्होंने बम ब्लास्ट किया। आइए आज के वीडियो में हम भगत सिंह जी की लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उनके बर्थ के बारे में, उनके बचपन में उनका कैरेक्टर कैसे था। वैसे तो भगत सिंह एक नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो भगवान में नहीं मानते। भगत सिंह जब अपने आप को नास्तिक बोलते थे तो उनके दोस्त ये बोला करते थे कि भगत सिंह के सिर पर फेमस होने का भूत चढ़ गया है, इसीलिए वो भगवान में नहीं मानते। इसी चीज का उत्तर देते हुए भगत सिंह एक एस्से लिखा था, जिसको बाद में कंपाइल करके एक बुक का दर्जा दिया गया। बुक का नाम है वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा वो अथीस्ट क्यों थे, वे नास्तिक क्यों थे। क्योंकि जनरली लोगों को भगत सिंह जी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पता होती हैं, लेकिन वो नास्तिक क्यों थे इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को बातें पता नहीं होती हैं। आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। 27 सितंबर 1907 में भगत सिंह जी का जन्म होता है पंजाब के एक गांव में। उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके भाई, वे सब देश को आज़ाद करवाने में मदद कर रहे थे। भगत सिंह जी के परिवार में पहले से ही सभी लोग क्रांतिकारी थे, इसीलिए भगत सिंह जी पर इसका प्रभाव पड़ा और वे एक महान क्रांतिकारी के रूप में उभरे। बात कर लेते हैं भगत सिंह जी की अर्ली लाइफ के बारे में। ब्रिटिशर्स का एक स्कूल हुआ करता था जिसमें भगत सिंह जी का एडमिशन करवाया गया, पर वे उस स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए। उन्होंने अदर स्कूल से अपनी पढ़ाई की। बचपन से वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। बोला ये जाता है कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग में 300 से 400 प्लस बुक्स पढ़ ली थी। उनकी रुचि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म, इन तीन चीज़ों में उनकी रुचि ज़्यादा हुआ करती थी। भगत सिंह जी का महात्मा गांधी जी के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव। भगत सिंह जी ये समझते थे कि महात्मा गांधी देश को आज़ाद करवा सकते हैं, पर चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह जी को काफ़ी आहत हुआ और वो अदर पार्टियों के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। असेंबली में 2 बिल पास होने थे जो कि भारतवासियों के लिए फायदेमंद नहीं थे। उनके विरोध में वो बिल बनाए गए और इस बिल की वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन असेंबली में बैठे लोग इस प्रोटेस्ट को नहीं सुन रहे थे, बल्कि अनदेखा कर रहे थे और उस बिल को लागू करने की तैयारी हो रही थी। इसीलिए भगत सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर असेंबली में बम फोड़ने का प्लान बनाते हैं। उनके बम फोड़ने का मतलब सिर्फ वहां बैठे लोगों का ध्यान बाहर के लोगों की तरफ आकर्षित करना था, किसी को नुकसान पहुंचाना उनका मिशन नहीं था। इसीलिए वे और उनके साथी मिलकर एक लो इंटेंसिटी वाला बॉम्ब बनाते, जिसे वे असेंबली में फोड़ने का प्लान करते हैं। अगली असेंबली स्टार्ट होती है और भगत सिंह और उनके साथी सभी लोग असेंबली जाते हैं और खाली जगह देखकर, जहां पर ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं बल्कि कोई नहीं था, उस जगह पर बम को फेंक देते हैं और बम पड़ते ही ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में किसी को भी 1% की आहत नहीं होती है। हाँ, बस आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। बम फूटते ही पूरी असेंबली में धुआं धुआं हो जाता है। भगत सिंह चाहते तो वहाँ से निकलकर वो भाग सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, पर वे वहां से भागने की बजाय नारे लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिसके बाद भगत सिंह जी को और भगत सिंह जी के साथियों को, सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है, पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। भगत सिंह जी को ये पता था कि बम मारने के बाद उनको फांसी हो सकती है, उनको सजा मौत दी जा सकती है, पर उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ की चिंता न करते हुए, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए असेंबली में बम फोड़ा। इसके पीछे रीजन 2 थे। एक, जो लोग उस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और दूसरी कि अंग्रेज हमारे नहीं हैं, ये चीज पूरे देश में सभी को बताना। उस समय पर जितने भी न्यूज़पेपर थे उन पर अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेज जो चाहते थे वही छपता था, जो अदर चीजें होती थी वो नहीं छपता था। पर फिर भी काफी लोग थे जो अंग्रेजों से छिपाकर ऐसा छापते थे कि लोगों के अंदर क्रांतिकारी की भावना उमड़े। और इसीलिए भगत सिंह जी ने असेंबली में बम भी फोड़ा, क्योंकि उनको पता था जब तक लोगों को जोश नहीं दिलाया जाएगा, उनको ये यकीन नहीं दिलाया जाएगा कि तुम अंग्रेजों के कब्जे में हो, तब तक ये अपने हक के लिए लड़ाई करना नहीं स्टार्ट करेंगे, अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई।
उनका मानना था कि कम से कम मेरी जान से लोगों के अंदर एक आग तो उमड़ेगी कि हमारा देश गुलाम है, हमें अपने देश को आजाद करवाना। और उसके बाद बिल्कुल ऐसा हुआ। एक आक्रोश देखा गया अंग्रेजों के खिलाफ। आक्रोश ने अंग्रेजों को मिट्टी में मिला दिया और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो उनको फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, पर लोगों के अंदर इतना आक्रोश था कि अंग्रेजी सरकार पूरी डर गई, अंग्रेजी हुकूमत पूरी डर चुकी थी। इसीलिए उन्होंने 24 के बजाय 23 मार्च को ही भगत सिंह जी को फांसी दे दी। भगत सिंह जी के आखिरी लम्हों में जब उनको फांसी के लिए ले जा रहे थे तब भगत सिंह जी क्रांतिकारी की बुक पढ़ रहे। जेलर आते हैं और भगत सिंह जी को फांसी के लिए चलने के लिए बोलते हैं। वे बोलते हैं कुछ देर रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। लास्ट पेज बचा है, इसे पढ़कर हम चलते हैं। लास्ट पेज उन्होंने पढ़ा और वहीं किताब रखकर फांसी के लिए चले गए। उनका ये कहना था कि उनके आखिरी लम्हों में जब उनको फांसी दी जाए तो उनके हाथ न बांधे जाए और गले में काला कपड़ा न डाला जाए। उनके हाथ नहीं बांधे गए पर सिर पर काला कपड़ा डाला गया। उनके आखिरी लम्हों के शब्द थे इनकलाब जिंदाबाद। हमने उनके लाइफ के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन उनकी लाइफ का एक एस्पेक्ट जिसमें लोग उनको अथिस्ट बुलाते हैं, घमंडी बुलाते हैं, क्योंकि वे भगवान को नहीं मानते थे। वे नहीं मानते थे कि भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। उनका मानना हर चीज नेचर का एक सिलेक्शन, हमारी धरती का जन्म नेचर से हुआ, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, इसको चलाने वाला कोई नहीं। भगत सिंह जी एथीस्ट क्यों थे, इसके बारे में उन्होंने अपनी किताब व्हाई आई एम एथीस्ट में बिल्कुल स्पष्ट की। हम उसी बुक्स के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। काफी लोग बोलते हैं कि मैं घमंडी हूँ क्योंकि मैं भगवान को नहीं मैं मतलब भगत। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से एथीस्ट था, पहले से मैं नास्तिक था, नहीं, पहले मैं पूजा किया करता था। मैं भगवान को किस आधार पर मान? सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान ने हमें बनाया है तो क्यों बनाया है, उसके पीछे का रीजन क्या है? इस धरती को बनाने के पीछे का रीजन, क्यों इस धरती का जन्म हुआ, क्यों इस धरती को बनाया गया? ये मत कहिएगा कि ये भगवान की मर्जी, क्योंकि अगर हर चीज का कोई न कोई रीजन होता तो धरती के बनने का भी कोई रीजन होगा। और वो रीजन क्या है? क्या ये सिर्फ भगवान अपने आनंद के लिए करते? आज से हजारों साल पहले जब इंसान का विकास हो रहा था तब इंसान के पास आग, पानी, हवा, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने का कोई तरीका ही नहीं था। इसीलिए उसने भगवान का कॉन्सेप्ट बनाया। आज हम हर चीज के पीछे का रीजन जानते हैं कि उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे ऐसा क्यों होता। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप आगे जाके अगले जन्म में अच्छे परिवार में जन्म लोगे। तो अगर ये सच है तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये अपने से नीचे वालों को एक्सप्लॉइट क्यों करते? क्यों जितने भी अमीर लोग हैं, जितने पावरफुल लोग हैं, ये किसानों को, गरीबों को, वर्कर्स को प्रताड़ित करते? क्या इनको ये डर नहीं कि ये अगले जन्म में जाकर क्या बनेंगे, क्या करेंगे? 1926 तक मैंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को, और मुझे इन सब का कंक्लूजन निकल कर आया कि सारे के सारे क्रांतिकारी नास्तिक ही थे। ये थी शहीद भगत सिंह जी की अमर कहानी छोटे समय में। व्हाई आई एम एथीस्ट, भगत सिंह जी की इस किताब को अपनी लाइफ में एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद इंसान का दिमाग खुल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुक वन ऑफ द देम है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो भगत सिंह जी की लाइफ जैसा ना ही कोई था और ना ही शायद ऐसा कोई होगा। अगर हम ये बात करें कि हम भगत सिंह जी की लाइफ से क्या सीख सकते हैं, तो हर चीज हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। आज काफी लोग भगत सिंह जी की टी शर्ट पहनते हैं, पोस्टर्स लगवाते हैं, अपनी गाड़ियों पर पोस्टर लगवाते हैं, बाइक पर लगवाते हैं, पर उनकी विचारधारा को कोई अपनाना नहीं चाहता। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना कोई नहीं चाहता। सुनना सब चाहते हैं, देखना सब चाहते हैं, कोई और आए भगत सिंह बने और उनकी मदद करे, भगत सिंह बनना नहीं चाहता कोई। इसीलिए कूल बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए, चार लोग आपको अच्छा भला बोलें, इस चीज के लिए भगत सिंह जी की तस्वीर का यूज ना कीजिए, भगत सिंह जी के कोट का यूज मत कीजिए, बल्कि अगर यूज करना है तो उनकी आइडियोलॉजी को यूज कीजिए, उनकी विचारधारा को अपना। थैंक यू, जय हिंद।